हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ डाटा, यानी कि प्रदत्तों की आरेखी प्रस्तुति। इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्टैट्स के मीनिंग, कॉन्सेप्ट और डिफिनेशंस और इसके जो इम्पोर्टेंस हैं और इसके जो मेरिट और डिमेरिट हैं, इनके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। आज कंटिन्यू करेंगे हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ डाटा, क्योंकि जो ये प्रदत्त है इसके अन्य नाम है, जैसे कि समंक है, डाटा है और इंफॉर्मेशंस है, आंकड़े हैं। तो प्रदत्त को ही हम इन नामों से जानते हैं। तो इसके मानों को, इसके संख्यात्मक मान को जो इसके विशेषज्ञ हैं वो तो समझ लेते हैं, लेकिन जो साधारण जनता है वो नहीं समझ पाती हैं। तो उनके लिए, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसे ग्राफ का निरूपण किया जाने लगा, ताकि जनसाधारण तक भी ये पहुंचा जा सके, वो लोग भी आसानी से समझ सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्राफ का रिप्रेजेंट किया गया है। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि BLED सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसी कारण ये भी हमें स्टैट्स BLED सेकेंड ईयर में पढ़ना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आपको डिस्कस करने के लिए मैंने ये आज टॉपिक रखा है। तो डिस्कस करते हैं, चलिए। सांख्यिकी के ज्ञाता ही प्रदत्तों को भली भांति समझ सकता है, यानी जो सांख्यिकी को समझने वाला जो ज्ञाता है, जो इसको पढ़ा है, वो आसानी से समझ सकता है। साधारण व्यक्तियों के लिए प्रदत्तों का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। जो साधारण व्यक्ति है, यानी जो सांख्यिकी कभी पढ़ा ही नहीं है, वो उसको समझने में बहुत दिक्कत होती थी भी। अगर वो उनको भी अगर समझाना है, उनके तक पहुंचाना है, तो हमें उनको ग्राफ के माध्यम से उनके तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं। कभी कभी विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रदत्तों जनसाधारण तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, जैसे किसी विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की संख्या, विभिन्न वर्गों में रोजगार में वृद्धि इत्यादि। यानी अगर कोई रोजगार है तो उसमें किस प्रकार से वृद्धि हो रही है, इन सब के बारे में। और जनसंख्या अगर नियंत्रण किया जा रहा है तो कितनी संख्या में नियंत्रण किया जा रहा है, इन सब के बारे में। और व्यापार से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, इन सभी से रिलेटेड जो कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो जनसाधारण तक भी पहुंचाना अनिवार्य हो जाता है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ग्राफ का रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसके हम लाभ देख ले रहे हैं, यानी कि जिसके जो मेरिट्स हैं रेखा चित्रों के, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि रेखा चित्रों को बनाने से या रेखा चित्र का अध्ययन करने से किसी भी टॉपिक या किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी डाटा का अगर हम फिगर बना लेते हैं तो उससे क्या क्या हमें प्रॉफिट होता है। तो फर्स्ट है सरल तथा बोधगम्य, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये डाटा को सरल बनाने के लिए ही रेखाचित्र का प्रयोग किया गया है। बोधगम्य यानी जनसाधारण भी इसे समझ सकें। आकर्षक, अगर कोई भी चित्र अट्रैक्टिव तभी होता है, चित्र, क्योंकि चित्र नाम से ही पता चल जाता है कि चित्र अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि डाटा जो होता है उसका संख्यात्मक मान समझना थोड़ा कठिन भी लगता है, लेकिन और बहुत खराब, मतलब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जब ऊबन सी महसूस होने लगती है। लेकिन अगर चित्र के माध्यम से अगर हम किसी टॉपिक को समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमें अट्रैक्टिव दिखता है और अच्छे से समझ में भी आ जाता है और हमारे माइंड में वो जो पिक्चर है वो सेट भी हो जाता है और हमें लंबे समय तक याद भी रहता है। तो ये भी एक लाभ हो गया। फिर उसके बाद है समय तथा श्रम की बचत। समय की बचत कैसी होती है, जैसे कि अगर हम विभिन्न डाटा को लिखेंगे, फिर उसके बाद समझाएंगे, पता नहीं जनसाधारण तक जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ पहुँचे या नहीं, तो हमें समय भी ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर उसे हम ग्राफ के माध्यम से समझा देते हैं तो वो ज़्यादा से अच्छे से समझ जाते हैं, तो हमारा समय का भी बचत हो जाता है, क्योंकि हमें केवल पिक्चर बनानी पड़ती है। श्रम की बचत, हमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता है। जो रहते हैं, जो जनसाधारण रहती है या जिनको समझना है, वो चित्र को ही देखकर समझ जाती है। तो इस प्रकार हमारे श्रम की बचत होती है। जैसे कि अगर हम किसी चित्र को तुलना करके, जैसे ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ में जैसे दंड आरेख है, वृत्त आरेख है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो इन सब के बारे में हमें आसानी से हम दूसरों तक पहुँचा भी सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा समय और श्रम की बचत होगी। फिर उसके बाद है एक ही दृष्टि में आंकड़ों के बारे में ज्ञान।
जैसे कि अगर नेशनल या इंटरनेशनल के रिलेशंस के बारे में, कंपैरिजन के बारे में, उनके इकोनॉमी के बारे में, जीडीपी के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में अगर हम ग्राफ के माध्यम से कंपैरिजन करके समझाते हैं तो वो चीज़ हमें एक ही दृष्टि में समझ में आ जाती है कि किस, जैसे कि अगर हम जो ये वाला आरेख रहता है दंड आरेख, तो इसमें अगर हम ऐसे बनाते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा ये जो है, ये जो दंड है ये जिसका होगा उसी का सबसे ज़्यादा है और ये सबसे कम है। तो देखते ही समझ में आ जाता है, आगे भी बताएंगे। फिर उसके बाद है तुलना में सहायक, यानी कि अगर हमें कंपेयर करना है दो देशों के बीच या दो टॉपिक के बीच या दो कोई अगर किसी भी इशू के लेकर कोई भी देश या कंट्री या स्टेट अगर डेवलप हो रहा है तो हम उन दोनों की तुलना कर सकते हैं कि ये इसकी अपेक्षा कितना अधिक आगे है, कितना अधिक पीछे है। इन सब के बारे में अंतर्गणन तथा बाह्यगणन में उपयोगी, अंतर्गणन और बाह्यगणन में भी यह उपयोगी है। प्रदत्तों को रेखाचित्र की सहायता से प्रदर्शित करने की कुछ प्रमुख विधियाँ दिखाई गई हैं। अब इसमें जो डायग्राम है यानी जो ग्राफ है उसके बारे में बताया गया है कि कितने टाइप के ग्राफ या डायग्राम हैं। तो फर्स्ट है दंड आरेख जिसको हम बोलते हैं बार डायग्राम, और सेकंड है वृत्त चित्र जिसको बोलते हैं पाई डायग्राम या पाई डायग्राम, इसको हम पाई भी बोल सकते हैं और PIE पाई लिख भी सकते हैं। फिर उसके बाद है लाइन ग्राफ यानी रेखा ग्राफ, इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में लाइन डायग्राम। संचयी आवृत्ति वक्र यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। फिर उसके बाद है प्रतिशत संचयी आवृत्ति वक्र यानी कि परसेंटेज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। फिर उसके बाद है आवृत्ति दंडाकृति बहुचन व वक्र फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम पॉलीगन एंड कर्व। तो सबसे पहले इसमें है दंड आरेख। दंड आरेख के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दंड आरेख को स्तंभ रेखा चित्र भी कहते हैं, कॉलम डायग्राम भी कहते हैं। दंड आरेख को किसी समूह में विभिन्न गुणों वाले व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, चाहे विभिन्न गुण वाले व्यक्ति हों, यानी कि जैसे कि अगर हम गुण की बात करते हैं तो अगर कोई अधिक कुशाग्र बुद्धि का है या कोई डल है, नहीं वो बहुत धीमी गति से सीखता है, तो इन सभी व्यक्तियों के बारे में हम ग्राफ बना सकते हैं इसके माध्यम से। अथवा वस्तुओं की संख्या निर्धारित करने में, यानी जैसे कि वस्तु है, जैसे कि हम कोई भी मार्केट से सामान लेकर आते हैं, जैसे कि सब्जी ही ले लेते हैं या अगर पुस्तक ले लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान की बुक इतने रुपए में, साइंस की बुक इतने में, इकोनॉमी की बुक इतने में, तो इसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और दंड आरेख के माध्यम से उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अथवा किसी गुण को पर कई समूहों की स्थिति की तुलनात्मक अध्ययन करने में या तुलनात्मक प्रस्तुति के लिए प्रायः दंड आरेख का प्रयोग किया जाता है। अभी हम दिखाएंगे, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो समझाएंगे आपको। इसमें क्वेश्चन है प्रस्नातक स्तर पर किसी महाविद्यालय में छात्राओं के विषय बार वितरण इस प्रकार किया गया है। बार वितरण यानी कि यही दंड आरेख। अब ये दिया गया है विषय और ये दिया गया है छात्राओं की संख्या, यानी कि विषय ये इस साइड है और इधर है छात्राओं की संख्या। अब इसका ग्राफी निरूपण करेंगे यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि इस साइड सब्जेक्ट है और यहाँ छात्राओं या छात्रों की संख्या, यानी कि चित्रकला कितने लोग लिए हैं, विज्ञान कितने लोग लिए हैं और सामाजिक विज्ञान कितने लोग लिए हैं। तो ऐसे हम इस साइड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस पर जो विषय की संख्या है वो लिख देंगे और इधर छात्र या छात्राओं की संख्या लिख देंगे। इसमें जैसे कि चित्रकला में 20 विद्यार्थी थे तो 20 विद्यार्थी हम यहाँ तक केवल ये दंड आगे तक बढ़ाएंगे, और जैसे विज्ञान में 80 लिए हैं तो 80 तक दंड आगे बढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार ये हम करते जाएंगे। अब इसमें ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस सब्जेक्ट में सबसे अधिक बच्चे हैं। तो सबसे अधिक बच्चे यानी 100 यहाँ है, तो किस सब्जेक्ट में है, हिंदी में है। फिर उसके बाद अगर हम ये भी इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस सब्जेक्ट में सबसे कम बच्चे हैं। 20 में सबसे कम बच्चे हैं और वो भी किस सब्जेक्ट के, चित्रकला के। तो इस प्रकार ग्राफ के माध्यम से कंपैरिजन भी किया जा सकता है और विषय के बारे में पता लगाया जा सकता है कि कौन से बच्चे कितने सब्जेक्ट या कौन से विषय लिए हैं, कितनी मात्रा में लिए हैं। तो ये हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि नानक चंद्र इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या निम्न प्रकार थी, इन प्रदत्तों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करो।
दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है। ये किसी वर्ष छात्रों की संख्या है और इस कॉलेज के, तो वर्ष एक कॉलम में वर्ष दिया गया है और दूसरे कॉलम में छात्र या छात्राओं की संख्या यानी स्टूडेंट्स का नंबर दिया गया है। इसमें भी उसी प्रकार लेंगे एक्स और वाई एक्सिस, इस पर हम ईयर लिख देंगे और यहाँ हम छात्र या छात्राओं की संख्या लिख देंगे। तो 1937 में छात्र या छात्राओं की संख्या यानी स्टूडेंट की संख्या 500 है। 1947 में यानी 10 साल बाद संख्या इसका 2 गुना हो जा रहा है। फिर उसके बाद 1500 1957 में, फिर उसके बाद इतना हो जा रहा है। तो इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस ईयर सबसे अधिक स्टूडेंट हैं। तो 1967 में सबसे अधिक स्टूडेंट हैं, ये जानकारी हमें पता चल जाता है ग्राफ के माध्यम से। और अगर पूछा जाए सबसे कम किस ईयर में है, तो सबसे कम 500 है, तो इसमें सब किस ईयर में है, 1937 में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। विगत 5 वर्षों में महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों एवं छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार है। यानी कि ये क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, वर्ष दिया गया है, इसमें छात्र इतने हैं, छात्राएं इतनी हैं, फिर टोटल कितने स्टूडेंट हैं वो दिया गया है। यानी 2008 में इतनी छात्र और इतनी छात्राएं हैं, तो टोटल मिलाकर 6 5 1100 कुल छात्र हो गए हैं, छात्र या छात्राओं यानी स्टूडेंट की संख्या हो गई है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट है कि यहाँ ईयर एक्स वाई एक्सिस, 2 एक्सिस लिया गया है। ये वाई एक्सिस है जो लंबावत है और जो पड़ा हुआ है ये एक्स एक्सिस है। ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 एक्सिस होते हैं, तो एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस हो गया। अब वाई एक्सिस पे ये पूरा संख्या लिखा गया है, छात्र या छात्राओं यानी कि स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो लिखा गया है और ये ईयर लिखे गए हैं। तो जैसे कि हम इसमें यहाँ देख सकते हैं, कुल को हम इस प्रकार निरूपित किए हैं, छात्र को इससे और छात्राएं को इससे। अब हम इसमें चलेंगे कि क्या दिया गया है, जैसे कि छात्र की संख्या दिया गया है 600, तो इसमें हम इस वाले जो स्तंभ है यानी कि कॉलम है, इससे हम छात्र की संख्या निरूपित कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना है, ये 600 है। फिर उसके बाद हम देखेंगे छात्राएं कितनी हैं। छात्राएं यहाँ देखेंगे, छात्राएं हैं 500 यानी 500 हैं, यानी कि ये 400 फिर 600 200 का अंतराल है, तो इसमें इन दोनों के बीच में कहीं 500 आ जाएगा। तो ये छात्राएं की संख्या हो गई। अब इन दोनों को मिलाकर टोटल हो गया है कितना, 1100 यानी 6 5 1100। अब यहाँ हम क्योंकि 200 का अंतराल है, अब ये दोनों के बीच में 1100 आ जाएगा, तो यहाँ टोटल संख्या। ठीक इसी प्रकार आगे भी किया गया है। अब फिर उसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा डायग्राम है वो है पाई डायग्राम। इसके पहले गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें, अपना प्रैक्टिकल अच्छा कर सकें। बस तो गाइज अभी कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके बाद है पाई डायग्राम यानी वृत्त आरेख। वृत्त आरेख को वृत्त चित्र या कोणीय चित्र या चक्रारेख भी कहते हैं। इसका प्रयोग साधारणतः किसी समूह की संरचना या गठन को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि जो बार डायग्राम है या दंड आरेख था, तो उसमें हम कंपैरिजन करने के लिए इस ग्राफ का यूज़ करते थे, बट इसमें हम किसी भी समूह की संरचना या गठन को स्पष्ट करने के लिए, इसमें हम क्लियर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वृत्त के केंद्र में 360 अंश का कोण होता है। इस कोण को समूह के विभिन्न उपसमूहों में छात्रों की संख्या के अनुरूप भागों में विभाजित कर लिया जाता है। प्रत्येक वृत्त खंड उससे संबंधित उपसमूह में छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी जो उपसमूह रहते हैं वो छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। वृत्त चित्र बनाने के लिए पहले विभिन्न उपसमूहों के लिए कोणों का मान ज्ञात कर लिया जाता है तथा फिर एक वृत्त बनाकर उस वृत्त को प्रोटेक्टर की सहायता से वांछित कोण वाले वृत्त खंडों में विभक्त कर लिया जाता है। यानी कि पहले कोण का मान ज्ञात कर लिया जाता है, फिर वृत्त बनाकर उस वृत्त को प्रोटेक्टर की सहायता से वांछित कोण वाले वृत्त खंडों में विभक्त कर लिया जाता है।
अब जैसे कि क्वेश्चन लिए हैं इसके हिसाब से समझाएंगे। किसी विद्यालय में पढ़ने वाले 600 छात्रों में से 200 छात्र उच्च सामाजिक स्तर के तथा 150 छात्र निम्न सामाजिक स्तर के हों तो उस विद्यालय की छात्रों की सामाजिक आर्थिक चर पर संरचना प्रस्तुत कीजिए। यानी कि हमें अब क्लियर करना है कि जो सामाजिक स्तर है वो कितने उच्च हैं कितने निम्न के हैं। तो इसमें जैसे कि सामाजिक स्तर 3 प्रकार के दिए गए हैं, उच्च मध्यम निम्न। इसमें छात्र की संख्या दी गई है 200, 250 और 150। ये जो सामाजिक स्तर है उनकी संख्या दी गई है। अब परसेंटेज इनका निकालेंगे, अंश निकालेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोटेक्टर की सहायता से वृत्त पर प्रदर्शित कर देंगे। तो गाइस जैसे कि इसमें इसका अगर हम पूरा ऐड कर लेंगे, इसको तो पूरा ऐड कर ले रहे हैं तो टोटल जो आ रहा है वो 600 है। और परसेंटेज में अभी बाद में निकालेंगे, लेकिन हमें ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी वस्तु अपने आप का 100% होती है। हाँ होती है। फिर तो अगर 150 ही टोटल आया होता है तो 150 जो है वो 100% के बराबर होती, लेकिन टोटल हमारा 600 आया है तो ये भी 100 के बराबर होगा। और एक चीज़ यहाँ ये भी समझना है कि जैसे कि जो ये सर्किल है, वृत्त है, इसका जो कोण है, अंतः कोण जो होगा ये 360 अंश का होता है। यानी कि जो एक सर्किल होता है उसके अंदर वाला कोण अंतः कोण 360 अंश का होता ही है। तो टोटल संख्या कितनी है 600, और कितने अपने आप में हर एक वस्तु कितने परसेंट का होता है 100% का होता है। तो 600 बराबर होगा 100% के, और ये बराबर होगा 360% में। अब हमें इन तीनों को लेकर फिर संपूर्ण करना है, फिर उसके बाद हमें इस वृत्त में उसे प्रदर्शित करना है। जैसे अब मान लेते हैं ये जो टोटल संख्या है अपने आप में 100% है, तो 100% बराबर टोटल संख्या, यहाँ यही लिख दिया गया है कि 100% इज इक्वल टू 600। फिर उसके बाद हम एक संख्या बराबर निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर 1% बराबर निकाला जाता तो 600/100 हो जाता, लेकिन अगर हम एक संख्या निकाल रहे हैं तो ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ। फिर उसके बाद अगर हम 200 लोगों, अब यहाँ हम उच्च मध्यम निम्न एक एक को लेकर देखेंगे। अब हम केवल यहाँ उच्च को लेकर देखेंगे। उच्च की संख्या कितनी है 200, तो एक संख्या बराबर इतना, तो 200 संख्या बराबर इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे तो हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा 33.33%। ये उच्च का आ गया परसेंटेज में। अब हम सभी जानते हैं कि 360 डिग्री 600, यानी कि जो ये पूरा अंतः कोण है 360 डिग्री का होता ही है, और टोटल संख्या 600 दिया गया है, तो ये आपस में बराबर होंगे। जैसे ये इसके बराबर था वैसे ये इसके भी बराबर होगा। अब यहाँ से हम डिग्री में यहाँ परसेंटेज में निकल गया मान, अब यहाँ हम डिग्री में निकालेंगे। जैसे 360 डिग्री इज इक्वल टू 600 है। फिर यहाँ से हम एक संख्या का मान डिग्री में निकालेंगे। यहाँ हम एक संख्या का मान परसेंटेज में निकाले थे, वैसे ही यहाँ हम डिग्री में निकालेंगे, तो ये अपान में हो जाएगा, यानी डिवाइड हम कर देंगे। तो यहाँ मान आएगा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री ये मान आ जाएगा। जैसे कि अब डिग्री में एक संख्या बराबर 360 डिग्री बटे 600 आ गया, ये डिग्री में आया है। अब हमें कितना निकालना है उच्च के लिए 200। अब 200 संख्या के लिए निकालना है, एक संख्या के लिए इतना, तो 200 संख्या के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 200 संख्या के लिए 200 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जितना आएगा वो डिग्री में हो जाएगा। तो जो उच्च वर्ग है उसके लिए आ गया परसेंटेज में इतना, और डिग्री में आ गया इतना। अब इसको हम प्रोटेक्टर की सहायता से नाप कर यहाँ 120 अंश जो जहाँ तक आएगा वहाँ तक इसको हम कोण बना लेंगे। वही जो 120 अंश जितना आ गया है ये कितने के बराबर, कितनी संख्या है 200 के बराबर, यानी कि 120 किसके लिए है, ये 200 संख्या के लिए है। तो 120 प्रोटेक्टर की सहायता से नाप लेंगे। फिर इस जो ये है चित्र इस पेंसिल से या पेन से ही एग्जैक्ट वैल्यू लिख देंगे। फिर उसके बाद इसी तरह कंटिन्यू। तो गाइस ऐसे ही हम मध्यम वर्ग के लिए निकाल लेंगे। जैसे कि एक संख्या बराबर हम पहले निकाल चुके हैं कि 100% बटे 600 आया है, तो 250 का अगर हम निकाल लेंगे तो 250 का, जैसे एक बराबर इतना, तो 250 का अगर हम निकालेंगे तो 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मान जो आएगा परसेंटेज में आ जाएगा।
इसी प्रकार हमें अब इसका डिग्री में निकालना है। फिर उसके बाद हम एक संख्या बराबर इतनी डिग्री दिया गया है तो 250 संख्या बराबर इस 250 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी डिग्री में आ जाएगा। तो ये जो संख्या है इतने डिग्री के बराबर हो गया है। वैसे गाइज हम निकाल लेंगे निम्न वर्ग के लिए। तो एक संख्या बराबर इतना परसेंटेज में ये वैल्यू दिया गया है, ये दिया नहीं गया है, इसको हम निकाले हैं, इसके पहले हमने एक्सप्लेन किया था। अगर आपको नहीं समझ में आया है फिर वीडियो को थोड़ा सा और पीछे कीजिए, बैक कीजिए, फिर उसके बाद देखिए, फिर समझ में आ जाए, फिर आगे कंटिन्यू करके फिर देखिए। फिर एक संख्या बराबर इतना परसेंटेज में दिया गया है, एक संख्या बराबर इतना है तो 150 संख्या बराबर कितना होगा, तो 150 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी वाली संख्या में। तो कट फिट करेंगे यानी कैंसिल अगर करेंगे तो हमारा 25% आ रहा है 150 संख्या बराबर। ठीक उसी प्रकार एक संख्या बराबर इतना डिग्री दिया गया है तो 150 संख्या बराबर 150 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी में, तो जितना आएगा वही डिग्री इतनी संख्या के बराबर हो जाएगा, जो कि ये आया है इस प्रकार से। अब हमें तीनों का मान पता चल गया है। अब इसका हम तो इसका अब हम वृत्त आरेख बनाएंगे, यानी कि पाई आरेख ही बोलते हैं इसको, उसका दूसरा नाम है। अब एक का हम समझा दे रहे हैं, बाकी इसी प्रकार अगला भी दोनों है। तो एक का पहले अच्छे से समझ जाओगे तो बाद वाला अपने आप लोग समझ जाइएगा। तो हम देखते हैं इसको पहले, जैसे कि ये जो है परसेंटेज में 200 संख्या का परसेंटेज आया है इतना, तो ये 200 संख्या वाला यानी जो उच्च स्तर का संख्या था वो 200 था। फिर इसका जो परसेंटेज आया है वो है 33.33, यानी कि 200 जो है वो इतने परसेंटेज के बराबर है। इसमें ये 120 है, डिग्री में 120 आया है, तो इसे प्रोटेक्टर की सहायता से हम नाप कर यहाँ 120 का कोण बना लेंगे। फिर उसके बाद इसी को हम संख्या में चाहे लिखें चाहे परसेंटेज में लिखें। फिर उसी प्रकार हम इसको भी लिख लेंगे, यहाँ 150 डिग्री का कोण देखेंगे नाप कर। फिर उसके बाद हम यहाँ इसकी संख्या लिख देंगे। फिर उसके बाद निम्न स्तर का हम ये 90 डिग्री का है डायरेक्ट, ये क्योंकि समकोण होता है तो यहाँ से हम बना सकते हैं स्केल और प्रोटेक्टर की सहायता से। तो इसकी संख्या यहाँ लिख देंगे, तो चाहे परसेंटेज में लिखें या चाहे वैसे ही। तो अगर इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे 250, 200, 150 तो ये 600 के बराबर आएगा, और इस कोण को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 360 अंश के बराबर आएगा। और ये अगर हम इनका परसेंटेज जैसे कि आया है 33.33, 41.67 और 25%, इनको अगर ऐड करेंगे तो ये भी 100% के बराबर हो जाएगा। तो हम ग्राफ के माध्यम से अब आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि ये आंकड़ा जो है, ये डाटाज जो हैं, ये जनसाधारण के मस्तिष्क तक पहुँच तो जाएंगे बट वो लोग आसानी से समझ नहीं पाएंगे। तो अगर हम ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि इसमें अगर हम देखेंगे लोगों की संख्या सबसे अधिक किस में दिख रही है, 250 में दिख रही है, क्योंकि लोग इसमें सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन फिर उसके बाद किस में है, 200 में है, फिर उसके बाद 150 में है। तो ये जो है इसका स्तर, यानी कि अगर हम कोण के हिसाब से निकालते हैं तो कोण सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है, सबसे कम इसका है। फिर उसके बाद अब मध्यम, मतलब जो इसके लेवल्स हैं उसके बारे में भी आसानी से पता चल सकता है कि ये मध्यम का है, ये उच्च का है, ये निम्न का है। यानी मध्यम वर्ग के 250 लोग हैं, और जो उच्च के हैं वो 200 हैं, जो निम्न के हैं वो 150 हैं। तो सबसे ज़्यादा किसके हैं, मध्यम के हैं, सबसे कम किसके हैं, निम्न के हैं। आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब फिर गाइज हम देखते हैं लाइन ग्राफ के बारे में। इसके बारे में पहले समझ लेते हैं क्या है ये। तो जब किसी चर यानी वेरिएबल्स का मापन किन्हीं समय अंतरालों पर किया जाता है, यानी इसमें समय दिया रहता है, मेन बात ये होती है। हम एक बार फिर क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि जो कॉलम डायग्राम होता है या दंड आरेख रहता है, तो उसमें हम किसी भी चीज़ की या किसी भी टॉपिक का हम तुलना कर सकते हैं। और सेकंड हमने डिस्कस किया कि जो पाई डायग्राम है उसमें हम किसी भी टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं उसका फिगर बना करके। और फिर ये वाला है, इसमें हम जो वेरिएबल्स का हमें मापन जिन वेरिएबल्स का करना है उसको हम समय अंतराल पर करते हैं कि कितने समय अंतराल क्या अंतर देखने को मिलता है। तो ये है। अब तब समय के परिवर्तित होने के साथ साथ प्रदत्तों डाटा के मानों में होने वाले उतार चढ़ाव को इंगित करने के लिए रेखा आरेख का प्रयोग किया जाता है। यानी जो मान हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनका विभिन्न समय अंतरालों पर क्या उतार चढ़ाव है ये देखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं या रेखा आरेख का प्रयोग
करते हैं। रेखा आरेख में एक्स एक्सिस पर प्रायः समय के विभिन्न मानों को तथा वाई एक्सिस पर चर के मान को प्रदर्शित करते हैं। यानी जो एक्स एक्सिस होता है उस पर समय के विभिन्न मान को, और वाई एक्सिस पर जो वेरिएबल्स हैं उनके मान को प्रदर्शित करते हैं। पहले विभिन्न वर्षों के सापेक्ष चर के मानों को बिंदुओं के रूप में इंगित कर लेते हैं एवं तत्पश्चात इन बिंदुओं को सरल रेखा से मिला देते हैं। पहले हम समय अंतराल के अनुसार वेरिएबल्स को पॉइंट के हिसाब से मतलब प्रदर्शित करते हैं, फिर उसके बाद सभी बिंदुओं को सरल रेखा में मिला लेते हैं। अब एक क्वेश्चन की सहायता से हम समझ सकते हैं इसको, जैसे कि है स्नातक परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग के प्रकरण, वर्ष इतने हैं और छात्र छात्राओं की संख्या इतने हैं। ये छात्र की संख्या है, ये छात्राएं की संख्या है, छात्राओं की संख्या है, छात्राएं या छात्राओं। फिर उसके बाद इसका कौन सा आरेख है? रेखा आरेख। अब रेखा आरेख की सहायता से हम व्यक्त कर रहे हैं, ये रेखा आरेख है इस प्रकार से, जैसे कि इसमें हम पॉइंट पे डिनोट करते हैं। अब इसमें दिया गया है कि एक्स एक्सिस पर टाइम को लिखते हैं, वाई एक्सिस पर जो वेरिएबल्स हैं उनको लिखते हैं, और इसमें हम पॉइंट पे डिनोट करते हैं पहले संख्या को, फिर उसके बाद हम इनको सरल रेखा में मिला देते हैं। ये डॉटेड मिलाए हैं और इधर पूरा रनिंग लाइन्स को मिला दिए हैं, रनिंग लाइन है ये। अब ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स है। अब इसको देखते हैं हम कैसे भी बनाए हैं। जैसे अब हम इसमें देखते हैं 2007, यानी अगर हम सबसे पहले 2007 की बात करें तो ये रहा, इसमें छात्र की संख्या 17 है, तो 2007 में छात्र यानी बॉयज़ की संख्या ये 17 है, तो इसमें हम 5-5 का जो है डिफरेंस लिए हैं, तो 15 ये है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5 का अंतर है, यानी इसके बीच 4 संख्या और है। तो यहाँ 15 के 2 संख्या बाद अनुमान लगाकर यहाँ हम मान लेते हैं 17 है, फिर यहाँ हम बॉयज़ का लिख देते हैं। फिर हम 2007 में ही गर्ल्स का देखते हैं, तो है 12 है, 2007 में 12 है, तो इनका हम 12 लेते हैं। 10 यहाँ हो गया, इसकी 2 संख्या बाद, यानी कि यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 10 ये है, इसके 2 संख्या बाद यहाँ आएगा, तो हम यहाँ गर्ल्स का देख लेते हैं। फिर इसी प्रकार ही आगे भी किया गया है। एक और हम देख लेते हैं, जैसे कि 2008 में जो बॉयज़ हैं उनकी संख्या 22 है। 2008 जो है इसमें बॉयज़ की संख्या कितनी है? 22। अब 20 हम सबसे पहले देखेंगे, 20 ये रहा, हाँ, और फिर उसके बाद 22 ये बीच में आएगा, यहाँ कहीं आएगा, तो ये 22 का हो गया। और फिर उसके बाद इसमें गर्ल्स कितने हैं? 2008 में 14 हैं, फिर 14 को हम इसमें लिखेंगे। अब 15 के एक नीचे लगभग इधर ये 14 हो गया, तो इसी प्रकार हम ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे। इस वाली संख्या को, गर्ल्स वाली संख्या को ये लिखते जाएंगे और बॉयज़ वाले को ये। तो हम विभिन्न समय अंतराल के पश्चात जो गर्ल्स और बॉयज़ में उतार चढ़ाव देख रहे हैं, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लाइन ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो हमें आशा है, उम्मीद है गाइज आप लोगों को ये जो आज का सेक्शन था अच्छे से समझ में आ गया है। और गाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से, अपने रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके पास भी ये सेंड कीजिए, ताकि वो लोग भी इससे पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम में, अपने प्रैक्टिकल में अच्छा कर सकें। तो गाइज आज के लिए ही बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।